Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing chapter number 6, social institutions. Today we are going to discuss the fourth social institution of any society, वालेकुम सर। politics. बेटा, हम जो है चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, सोशल इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में हम अब तक 3 इंस्टीट्यूशंस डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले फैमिली, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद इकोनॉमी, और आज जो है वो हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बेटा, जब कभी पॉलिटिक्स की बात आती है तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सबसे पहले डिस्कस किया जाता है, और वो होता है पावर। अच्छा बेटा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो पॉलिटिक्स कर रही होती हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि हम पावर में आए, हम गवर्नमेंट बनाएं। तो दे वांट पावर इन सोसाइटी, और उस पावर को अचीव करने के लिए फिर आप देखें कितनी जुस्तजू करती रहती हैं। आप इमरान खान की मिसाल ले लें, तो उसने क्रिकेट छोड़ने के बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अच्छा, क्यों बनाई, क्या मकसद था? ही वांटेड टू कम इनटू पावर। वो पावर में आना चाहता था कि मेरी गवर्नमेंट बने। क्यों गवर्नमेंट बने? क्योंकि मैं ये चीजें अचीव करूं। तो बेटा, जब कभी पॉलिटिक्स की बात आती है तो सबसे पहली बात पावर डिस्कस होती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी पॉलिटिक्स इज पावर। अच्छा, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन is the social structure concerned with the use and distribution of power within a society। यानी कि बेटा, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या एक ही कहें पॉलिटिक्स है, या जितने भी सियासी इदारे हैं, कौमी असेंबलियां होती हैं, सेक्रेटरीट होते हैं, पार्लियामेंट्स होते हैं, तो ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऑर्गन्स होते हैं। तो पॉइंट ये है, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज द सोशल स्ट्रक्चर। यानी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिक्स है, वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है, यानी सोशल स्ट्रक्चर है, वो एक ऐसी बनावट है कंसर्न्ड विद द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसका मकसद क्या होता है? यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर इस्तेमाल करना। पावर इस्तेमाल करना यानी मिसाल के तौर पर आप देखें, आपका जो मोहल्ला है, आपका जो इलाका है, आपका जो शहर है, वहां से आप लोग चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, एमपी, एमएनए, इन लोगों को आप लोग चुनते हैं इलेक्शन के जरिए। अच्छा, क्यों चुनते हैं? ताकि आपके इलाके में उन लोगों का पावर चले। पावर चले, क्या पावर क्या होता है? यानी कि वो किसी पुलिस वाले को कहें तो उनकी बात मानी जाए, वो किसी म्यूनिसिपल वाले को कहे तो उनकी बात मानी जाए। ठीक है बेटा, यानी उनकी बात मानी जाएगी और इलाके में उनके हिसाब से काम होंगे। तो ये पावर होता है उनका, यानी वो लोग पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज ऑफ द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। डिस्ट्रीब्यूशन यानी सियासत का क्या मकसद होता है कि कौन से पॉलिटिकल एक्टर के पास कितना पावर होगा। एमपी है तो उसके पास कितना पावर होगा, काउंसलर है उसके पास कितना पावर होगा, कोई एमएनए है उसके पास कितना पावर होगा। ठीक है बेटा, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप देखें, कराची में मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन हैं, तो जो टाउन का लियारी का टाउन का होता है, फॉर एग्जांपल कोई चेयरमैन, उसके पास उतना पावर होगा। और अगर कोई कराची का मेयर है तो उसके पास ज्यादा पावर होगा। ठीक है बेटा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एंड यूजेज ऑफ द पावर, इन दो चीजों का तयन जो है आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने
करना होता है। तो बेटा हमने क्या सीखा पहले पॉइंट में? इट इज योर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स which has to determine the power, यानी which actor to have how much power and then use of the power। बेटा जब कभी पावर की बात आती है तो एक और वर्ड यूज होता है, मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर क्या होता है कि जब आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करें तो इसको हम कहते हैं मिसयूज ऑफ पावर, या कभी कभी हम उसको अब्यूज ऑफ द पावर भी कहते हैं। अब्यूज ऑफ द पावर क्या है बेटा? जैसे कोई पुलिस अफसर हो, वो किसी बड़े दुकान पर जाए और मुफ्त में खाना खाकर आ जाए, यानी होटल पे जाए और मुफ्त में खाना खाकर आ जाए, तो ये क्या है? अब्यूज ऑफ पावर, यानी अपने पावर का गलत इस्तेमाल। पावर गिव्स डायरेक्शन टू ह्यूमन अफेयर्स, यानी पावर जो होते हैं वो एक सिमत का तयन करते हैं इंसानी मामलात में। इट चैनल्स पीपल्स एक्शंस अलोंग वन कोर्स rather than another so that collective goals can be achieved। यानी कि बेटा आप जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, हर बंदे के पास अपनी एक सोच होगी कि जो टैक्स कलेक्ट होता है उनको हॉस्पिटल्स पे खर्च करें, कोई कहेगा नहीं तालीम पे खर्च करें, कोई कहेगा नहीं रोडों पे खर्च करें। अब हर बंदे की अपनी अपनी जो है राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन पॉलिटिक्स का काम क्या होता है? अवाम में से कुछ लोगों को चुनकर ऊपर बिठाना और फिर उनको इख्तियार देना कि आप जो कोई सोच हो, आपका जो कोई फैसला हो, आपका वो फैसला पूरे समाज पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इट मींस आपका पावर जो है वो डायरेक्शंस देता है आप में, आपके मामलात में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारा जो पैसा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो किस जगह पे खर्च होने हैं, इस चीज का डिसीजन आपके पॉलिटिशियंस लेते हैं। उनके पास क्या होता है जिस वजह से वो डिसीजंस लेते हैं? उनके पास पावर होता है। Power refers to the ability of individuals and groups to realize their will in human affairs, even if it involves the resistance of others। बेटा इस तीसरे पॉइंट में जो लास्ट में है, इसमें पावर की डेफिनेशन बताई गई है कि पावर क्या चीज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इट्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, यानी पावर क्या है? एक सलाहियत है। यानी आपके पास अगर पावर है, इट मीन्स आपके पास सलाहियत है, यू कैन डू एनीथिंग। टू रियलाइज देयर विल इन ह्यूमन अफेयर्स, यानी रियलाइज विल यानी जो मर्जी है उसको एक्चुअलाइज करना, उसको मटीरियलाइज करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप सबके हाथ में किताब हो। अब अगर मैं आम बंदा हूँगा तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं टीचर हूँ और मेरे पास उस टीचर की हैसियत से पावर है, तो आप सबके पास ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाती है कि आप सबके हाथ में किताब आ जाती है। तो जिसके पास पावर होता है वो अपनी मर्जी चलाने में कामयाब होता है। किन के ऊपर? बाकी सारे समाज के लोगों के ऊपर। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, इवन उसको फिर मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ता है। आप देखें अभी इमरान खान है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से वो ठीक समझते हैं, मुल्क के बारे में पॉलिसियां बनाते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इवन पीपी है, नून लीग है, वो लोग रेजिस्ट करते हैं, वो लोग रुकावटें डालते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। तो बेटा दिस इज पावर, यानी समाज के मामलात में अपनी मर्जी को इम्प्लीमेंट करना, ये पावर की डेफिनेशन होती है। आप बेटा अपने घर कोई मिसाल ले लें तो वहां से आपको पावर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रिश्तेदारों की शादी में जाना या नहीं जाना, इस बात का तयन किसने करना है? घर के बच्चों ने नहीं, बल्कि घर के बड़े ने। अगर माँ बड़ी है तो माँ करेगी, अगर बाप है तो बाप करेगा।
तो इन्होंने डिसीजन लेना होता है, तो ये पावर होता है। इट मीन्स एज अ हेड ऑफ द फैमिली a father has to decide what their children, what their family member will do and what will not do. That is power. Power brings about change in people. पावर जो होता है वो क्या करता है, लोगों में तब्दीली पैदा करता है। किस किस्म की तब्दीली? इन एटीट्यूड्स, यानी लोगों के रवैयों में तब्दीली आती है पावर की वजह से। आप देखें, आपका कोई दोस्त हो और उसको अगर एससी डीसी लगाया जाए, एसपी बनाया जाए, तो आप समझते हैं आपका वो दोस्त वैसा ही रहेगा? नहीं। पहले अगर आप मिस कॉल देते थे वो कॉल कर लेता था, अब आप 3 बार कॉल करेंगे, चौथी बार जाके वो आपकी कॉल उठाएगा। ठीक है बेटा? तो उसके एटीट्यूड में तब्दीली आ जाती है जिसके पास पावर आ जाता है। बिहेवियर, उसके बर्ताव में तब्दीली आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है अभी, हल्ले हल्ले गुल्ले करता रहता है अपने क्लास फेलोज के साथ, लेकिन अगर कल को वो अच्छी पोजीशन पर आ जाए तो फिर अगर वो दोस्तों के साथ मिलेगा तो वो हल्ले गुल्ले नहीं करेगा, वो थोड़ा अपना स्टेटस उनके दरमियान में रखेगा। ठीक है बेटा? मोटिवेशन, उसकी मोटिवेशन पे असर होता है पावर के आने से। मोटिवेशन कहते हैं यानी उसकी जो अंदर का जज्बा है वो थोड़ा हाई हो जाता है पावर मिलने के बाद। डायरेक्शन, इंसानों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले क्या होता है, सारा दिन फॉर एग्जांपल कोई बंदा घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह खैर करे अगर घर का कोई बड़ा इधर उधर हो जाता है और फिर जो बड़ा बेटा होता है उसके हाथ में वो पावर आ जाता है घर का, तो अब वो क्या करता है, इतना दोस्तों के साथ उठता बैठता नहीं है, इतना खुद फजूल खर्चियां फिर नहीं करता, क्योंकि वो समझता है सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं। तो यानी उस बंदे की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है पावर मिलने के बाद। दैट वुड नॉट हैव अकर्ड इन इट्स एब्सेंस, यानी वो तब्दीलियां आती हैं बिहेवियर में, एटीट्यूड में, मोटिवेशन में, डायरेक्शन में, वो तब्दीलियां आती हैं पावर की वजह से, कि अगर वो पावर ना होता तो वो तब्दीलियां हरगिज भी नहीं आती। Those individuals and groups who control critical social resources, rewards, punishments, and persuasive communications are able to influence, even dictate the way social life is ordered. यानी कि बेटा इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के पास यानी कंट्रोल होता है, कंट्रोल क्रिटिकल सोशल रिसोर्सेज। क्रिटिकल सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी वो चीजें जो लोगों को दरकार होती हैं लेकिन वो चीजें इन लोगों के पास होती हैं। ठीक है बेटा? तो वो लोग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। इवन कभी कभी वो आपको डिक्टेट भी करते हैं। डिक्टेट यानी वो जैसा कहते हैं आप वैसे ही करते जाते हैं। अब आप देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिवॉर्ड होता है ग्रेड, A1 ग्रेड, ए ग्रेड, 3 GPA, पास होना। अब हर स्टूडेंट ये चीजें चाहता है, और वो किन चीजों से अवॉइड करना चाहता है? फेल होने से अवॉइड करना चाहता है, C ग्रेड, D ग्रेड से अवॉइड करना चाहता है, 2 GB से कम हो जाए उनका, उससे वो अवॉइड करना चाहता है। अब ये चीजें किसके हाथ में होती हैं? ये सारी चीजें जो स्टूडेंट को चाहिए ये उनके उस्ताद के हाथ में होती हैं। इट मीन्स टीचर जो वो एक क्रिटिकल पोजीशन पे बैठा होता है, इसीलिए बच्चे जो है वो टीचर की बात मानते हैं, टीचर के आगे बोलने से झिझकते हैं, उनको नाराज करने से डरते हैं। किस वजह से? इन चीजों की वजह से, क्योंकि उनका ग्रेड, उनका GPA, उनको पास करना फेल करना उस बंदे के हाथ में होता है। दूसरी मिसाल, डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की हर बात मानते हैं, उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं,
उसके दिए हुए टाइम का इंतजार करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि आपको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। हेल्थ के लिए क्या होगा? ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट कौन करेगा? वो डॉक्टर करेगा। इट मींस आपका एक क्रिटिकल एस्पेक्ट लाइफ का उस बंदे के हाथ में होता है। इसीलिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप कर रहे होते हैं। तीसरा मिसाल, जब हम अपनी बेटी या बहन की शादी कर लेते हैं तो अब हमारे सोसाइटी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी पड़ी है कि जो लड़की वाले होते हैं वो बेचारे बन जाते हैं, और जो लड़के वाले होते हैं वो यानी वो थोड़ा यानी पेश जबर हो जाते हैं, यानी वो थोड़े अपनी बात मनवाने के टोन में हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि लड़की वाले जो होते हैं वो बेचारे हर बात में यही सोच रहे होते हैं कि भाई लड़के वाले हैं, कोई बात उनको बुरी ना लगे, दामाद है, मेरी बेटी का ससुराल है, उनका ख्याल करना है। इट मीन्स वो जो लड़के वाले होते हैं वो लोग फिर अपनी बातें डिक्टेट करवाते रहते हैं। इवन आप देखें इंडिया में ये जो जहेज सिस्टम है, बच्चियों की शादी हो जाती है फिर भी उनकी जान नहीं छूटती। आए दिन मुतालबात होते रहते हैं, अपने माँ बाप से ये चीज लो, अपने माँ बाप से ये चीज हमें लेकर दो। ठीक है बेटा, इट मीन्स फिर ब्लैक। सर सिर्फ इंडिया में नहीं हो तो पाकिस्तान में भी होता है सर ये। जी बेटा, यानी फिर जैसा ब्लैकमेलिंग होती है ना, कोई किसी के बच्चे को अगवा कर जाता है, वो कहता है भाई हमें पैसे दे दो वरना हम इसको मार देंगे। तो बिल्कुल वही चीज अप्लाई होती है उसके पे कि भाई हमें ये चीज दो, हमें गाड़ी दो, हमें ये चीज दो, वरना हम आपकी बेटी को नहीं रहने देंगे यहाँ पे, ये होगा। अब वो यानी खुले अल्फाजों में तो नहीं कहते कि हम नहीं रहने देंगे, हम इसको निकाल देंगे, लेकिन वो रवैया ही ऐसा कर देते हैं कि माँ बाप यही समझते हैं कि मेरी बच्ची को निकाल देंगे। तो बेटा ये सारी चीजें होती हैं कि वो लोग पावर में होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी बच्चियों को इस कदर एम्पावर कर दो, इस कदर ताकतवर कर दो कि कोई उनको ब्लैकमेल ना कर सके। वो एम्पावर एजुकेशन की भी होती है, वो एम्पावरमेंट जॉब की भी होती है, फाइनेंशियली वो स्टेबल होती हैं, और वो उनकी तरबियत होती है, वो इनका किरदार होता है। क्योंकि जो हम अपनी बच्चियों की अच्छे किरदार पर ट्रेनिंग करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, फिर हमें परेशानी नहीं होती कि हाँ, इसके लिए अच्छा रिश्ता मिले। अच्छे रिश्तों की फिर लाइन लगी होती है कि भाई ये रिश्ता हमें मिल जाए, ये बहुत ही आला किरदार की लड़की है, ये हमें अपने बेटे के लिए चाहिए, हमें अपने बच्चे के लिए चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, इन सम power affects the ability of people to make the world work on their behalf। यानी आपकी दुनिया कैसी होगी, आपके आसपास का माहौल कैसे होगा, आया आपकी बात मानी जाएगी या आपसे हर बात मनवाई जाएगी, आपकी क्या पोजीशन होगी, ये सारा कुछ आपके अपने पावर पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना पावर है। आप देखिए कभी कभी कोई लड़की होती है, उसके 3-4 भाई होते हैं, तो वो समझती है मेरा पावर है भाई, मेरे मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं ससुराल में बेचारी बन के नहीं रह सकती, मेरे भाई हैं। और फिर अगर वो उनका ख्याल रखने वाले हों, उनका उनको ये दिलासा देते हों कि भाई हम बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर वो बेचारी बन के नहीं रहती। ठीक है बेटा, तो ये पावर आ जाता है उसके पास। तो आपके पास जितना पावर होगा उतनी ही आपके मुआशरे में, आपके आसपास में, आपके माहौल में आपकी बात मानी जाएगी। और बेटा आपको पता है जितना जिसकी बात मानी जाती है उतनी ही उसकी जिंदगी रिलैक्स्ड होती है, कंफर्टेबल होती है। अच्छा बेटा, अब तक हमने पावर को डिस्कस किया था, पावर के मुख्तलिफ सर डायमेंशंस की बात सर की। क्वेश्चन है। जी बेटा। सर मतलब हम पावर के लिए जो है ना, हर कोई क्यों चाहता है कि मतलब वो पावरफुल रहे, और पावर के लिए मतलब हम सब कुछ कर लेते हैं। हालांकि अगर एक बंदा पावरफुल होता है या बनता है तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है ना सर बढ़ जाती है। तो सर हम सिंपल लाइफ जीना पसंद क्यों नहीं करते सर? बेटा बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात की है।
देखिए, जिस तरह से इंसान को खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, तो ये कुछ ज़रूरियात होती है इंसान की। तो बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, जब आपकी खाना पीना कपड़े रिहाइश सब कुछ पूरी होती है तो आपकी ज़रूरियात ख़त्म नहीं हो जाती, वहां पे आपकी और ज़रूरियात पैदा हो जाती हैं। तो बेटा पावर जो है ना, पावर, ये भी उन लोगों की ज़रूरत है जिनकी पैसे बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, उनको ना खाने का प्रॉब्लम ना रहने का प्रॉब्लम। अब आगे अगर उनको कोई ज़रूरत ना हो तो उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुदरती चीज है कि आपके पास दो चीजें आ जाएंगी, आपके पास तीसरी की जरूरत पैदा हो जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी और पांचवी की जरूरत पैदा हो जाएगी। तो बेटा ये जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं, उनको पावर इतना ही जरूरी होता है उनकी लाइफ के लिए जितना कि गरीब के लिए दो वक्त की रोटी। आप यूं समझे, पावर अपर क्लास वालों के लिए दो वक्त की रोटी है। अगर उनके पास पावर नहीं होगा तो वो, उनकी सांस घुट जाएगी, वो मर जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो पावर जो है वो उन लोगों के लिए निहायत ही जरूरी होता है। यस सर, यस सर। लेकिन आप अगर तसव्वुफ को पढ़ेंगे तो हमें यानी ये चीज सिखाई जाती है, आप इस चीज की तमन्ना ना करें। ये खुद निमाई में आता है, यानी अपने आप को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करना कि भाई मैं भी कोई चीज हूं। अच्छा, उसके बाद बेटा स्टेट। स्टेट कहते हैं रियासत को। ये एक और ऑर्गन, ये एक और ब्रांच है पॉलिटिक्स की। The state is a social organization that exercises within a given territory, uh, exercises power. The state is a social organization, यानी जो स्टेट होती है, रियासत होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी तंजीम है, that exercises power, जो पावर इस्तेमाल करती है विद इन अ गिवन टेरिटरी, यानी एक मखसूस इलाके के अंदर अपना पावर इस्तेमाल करती है। एन इफेक्टिव मोनोपोली इन द यूज ऑफ फिजिकल कोर्स, और पावर के साथ साथ वो मोनोपोली, यानी मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली होती है कि यानी किसी और की बात ना मानी जाए, सिर्फ उसकी बात मानी जाए, ये होती है मोनोपोली। तो बेटा रियासत क्या होता है? रियासत एक ऐसी एंटिटी है जो पावर को जो पावर को मोनोपोलाइज करती है विद इन टेरिटरी, एक हदूद, मखसूस हदूद के अंदर पावर को मोनोपोलाइज करती है। और फिजिकल कोएर्जन यानी जबरदस्ती, अगर उसे कहीं पे करना पड़े तो वो जबरदस्ती भी करती है। तो इसको हम कहते हैं रियासत। बेटा जैसे देखें, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये रियासतें हैं। हुकूमत किसकी भी हो, लेकिन ये रियासत की पॉलिसी एक ही होती है। अब पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की हुकूमत के अहकाम, ये इंडिया के किसी जिले में नहीं चल सकते, ये पाकिस्तान की हदों के अंदर ही चल सकते हैं। इसी तरह इंडिया का कानून, इंडिया की कानून यानी रियासत के हदों के अंदर चल सकता है, बाहर नहीं चल सकता। अगर इंडिया चाहे कि भाई मैं पाकिस्तान के जो है वो किसी सूबे के किसी जिले में जाकर बैठ जाऊं, तो बेटा ये जंग होगी, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अपनी हुदूद के अंदर अपना कानून चलाना, और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे फोर्स को इस्तेमाल करना, आर्मी को इस्तेमाल करना, ये जो वो रियासत कहलाती है। आप देखें, तालिबान जब दरमियान में 2010-2011 में तालिबान का मसला पैदा हुआ था पाकिस्तान में, वो लोग बहुत सारे अजला पे काबिज हो गए थे, और वो लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करके एक दूसरा निज़ाम उसकी जगह पर रख लें। तो बेटा अब ये लोग रियासत के अंदर रियासत बना रहे थे, रियासत के अंदर रियासत बना रहे थे। तो ये रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसके अंदर ही कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएं जो उस रियासत को ना माने और अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, तो फिर स्टेट हरकत में आ जाती है, आर्मी का ऑपरेशन होता है, उन लोगों को खत्म किया जाता है।
द स्टेट रेस ऑन फोर्स। बेटा स्टेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, ताकत होती है, वो फोर्स होता है, यानी ताकत। मिलिट्री, रेंजर्स, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस। पावर हुज बेसिस इज द थ्रेट और एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट। यानी जब किसी को पनिश करना होता है, या जब किसी थ्रेट को काउंटर करना होता है, या किसी को थ्रेट करना होता है, तब जो है वो फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। रियासत तब फोर्स को इस्तेमाल करती है। Even though force is ultimately the basis of the state, it is only in unusual situations that societal power actually takes this form. यानी कि बेटा ताकत जो होती है, फोर्स जो होता है, मिलिट्री को कब बुलाया जाता है, आर्मी को कब बुलाया जाता है? बेटा जो रियासत छोटी छोटी बात पे आर्मी को बुलाए, वो रियासत कमजोर होती है, और ये कमजोरी की निशानी होती है अगर आप आर्मी को दरमियान में लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत क्या चाहती है, रियासत क्या चाहती है कि आर्मी को ना बुलाया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम आर्मी को अभी बुलाएं। आप देखें कल बैरिया टाउन वाला किस्सा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब वहां पे आर्मी क्यों नहीं आई? अब अगर इसी मसले पर आर्मी आ जाएगी तो बाहर की मीडिया ये समझ लेगी कि भाई इशू बहुत बड़ा है, और रियासत या हुकूमत क्या दिखाना चाहती है कि भाई इशू बड़ा नहीं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हर रियासत की कोशिश होती है कि वो फोर्स अप्लाई ना करे, बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए, कोई दरमियाना रास्ता निकल जाए। ठीक है बेटा, इसीलिए हर रियासत फोर्स को कब इस्तेमाल करती है? लास्ट ऑप्शन के तौर पर, जब सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके होते हैं, तब भी मसला हल ना हो, तब वो फौज को दरमियान में डालती है कि भाई अब आप लोग मसला हल करें अपना फोर्स इस्तेमाल करके। Any group that can secure sufficient power may overthrow the legally constituted government and establish itself as the ruling group. यानी कि बेटा आपने देखा कि इनकलाब आता है। इनकलाब क्या होता है? इनकलाब यानी अगर लोगों का एक ग्रुप, कोई पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी पावर में आ जाए और वो लोगों को निकालने में कामयाब हो जाए, फिर वो क्या करती है पार्टी या वो ग्रुप, क्या करता है, हुकूमत को चैलेंज करता है, और वो उसके सामने अपनी दूसरी हुकूमत डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर उनके पास इतना पावर आ जाए, पावर क्या होता है? पावर यानी लोग भी एक किस्म के पावर होते हैं। एक सियासी लीडर होता है, उसके साथ 10 लोग आते हैं धरने में, जुलूस में, लेकिन कोई लीडर होता है जिसके साथ 50-50 लाख लोग निकलते हैं, तो फिर उसका पावर ज्यादा है। वो उन लोगों के जरिए हुकूमत को गिरा सकते हैं और उनकी जगह पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। इट मीन्स पीपल आल्सो फंक्शन लाइक अ पावर। ब्यूरोक्रेसी एज अ हर्डल, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हम पढ़ कर आए थे, ब्यूरोक्रेसी यानी एक ऐसी अरेंजमेंट हुई होती है जो जिनको हम अमलदार भी कहते हैं। अमलदार, एहलकार, अमलदार यानी ये लोग ऑफिसर होते हैं जो कि हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद कराते हैं। जैसे सियासी हमारे लीडर होते हैं, वो कहेंगे भाई इन लोगों को उठाओ धरने से, पुलिस आंसू गैस फायर करती है, शेलिंग करती है। पुलिस फैसला नहीं करेगी कि हमें बातचीत करनी है, पुलिस अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सियासतदान अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस एक ब्यूरोक्रेसी का एक फॉर्म है जिसने बस उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी एज अ हर्डल, यानी ब्यूरोक्रेसी हर्डल कैसे बनती है। Modern bureaucracy has turned from an instrument of power to a master of power in its own right. यानी कि बेटा आप देखें, ये जितने भी सेक्रेटरी होते हैं, ये जितने भी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, आपके ऑफिसर होते हैं, ये सारे टूल हैं बेटा। यानी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, वो लोग जैसा कहेंगे इन लोगों को ऐसा ही करना है। लेकिन आपने इमरान खान की बातें भी सुनी होंगी, उनके वज़रा की बातें भी सुनी होंगी। वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी वाले, ये लोग हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं।
तो ये हुकूमत के सामने अपनी हुकूमत बना के बैठे हुए होते हैं, हुकूमत की बात नहीं मान रहे होते, चीजों को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई वो लोग जिनको जो कि नौकर हैं वो लोग आका बन के बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो होना तो ये चाहिए कि जो बातें सियासतदान, जो फैसले सियासतदान लेते हैं उन फैसलों पे फौरन इम्प्लीमेंट करवाएं ये लोग। लेकिन ये लोग अपनी पॉलिसियां बनाते हैं और फिर पॉलिटिशियंस को उंगलियों पे नचाते हैं कि आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने ये नहीं करना। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई नौकर हो, आपने एक नौकर को रखा है कि भाई सुबह को नाश्ता मुझे 8 बजे चाहिए, वो कहेगा नहीं नाश्ता तो मुझे 10 बजे बनाना है। आप कहेंगे भाई नाश्ते में मुझे जो है ना वो अंडा चाहिए, चाय चाहिए, पराठा चाहिए, फ्रूट चाहिए। वो कहे नहीं भाई मुझे, मैं नाश्ते में तो आपको चाय और सूखी सूखी रोटी दूंगा। यानी आपका नौकर आपके हिसाब से ना चले, बल्कि नौकर अपने मालिक को अपने हिसाब से चलाए। तो ब्यूरोक्रेसी वो उस नौकर की तरह है। Politicians have repeatedly decried their inability to translate political programs into day-to-day policies because of entrenched bureaucracies that operate in terms of their own agendas. यानी बेटा जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मैंने इमरान खान की आपको मिसाल दी, बारह वो कह चुका है कि भाई जो चीजें मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जो मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, जो करप्शन का निज़ाम मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके लिए ये माफियाज बने बैठे हैं। यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं और भी तरह तरह के लोग हैं जिनको वो कोर्ट करते हैं कि भाई ये लोग मेरे लिए रुकावट बने बैठे हैं। तो बेटा ब्यूरोक्रेसी यानी बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट हैं वो अपना एक बिजनेस बना बैठे होते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी मराद खत्म हो जाएं अगर वो पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। अब एक ब्यूरोक्रेट है, उसको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए रिश्वत हर साल मिलते हैं, रिश्वत कमाता है, वो किस तरह से उन पैसों से हाथ उठा लेगा पॉलिटिशियन के कहने पर? वो तो ऐसी अरेंजमेंट बनाएगा, ऐसा सिस्टम बनाएगा कि भाई ये किसी और से सिस्टम चले ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक कुक है या एक नौकर है, वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। अब वो गाड़ी की सेटिंग इस हिसाब से बनाएगा कि भाई मेरे सिवान की ये गाड़ी चले ही नहीं। वो गाड़ी की तरतीब उस हिसाब से बनाएगा कि कोई और ड्राइवर इसको चला ही ना सके, बस मैं ही इसको चलाता रहूं। फिर जब मालिक उसको कहता है कि भाई ये काम ऐसे करो वरना निकाल दूंगा, तो वो कहता है निकाल दो मुझे, क्योंकि उसको पता है कि ये गाड़ी मेरे अलावा किसी से चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी तरतीब वैसे बना दी है। तो बेटा ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल उसी ड्राइवर की तरह बन जाती है। अच्छा, अथॉरिटी। बेटा ये अथॉरिटी का हम जो है वो चले 5 मिनट अभी हैं। अथॉरिटी, व्हाट इज अथॉरिटी? बेटा पावर जो था ना, पावर ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। राइट और रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रीट क्रिमिनल आता है और गन आपके ऊपर रखता है और आपको कहता है कि भाई आपके हाथ में जो मोबाइल है 1 लाख रुपए वाला, ये मुझे दे दो। आप उसकी बात मानते। पावर क्या होता है? पावर यानी कोई बंदा आपसे अपनी बात मनवाता है, उसके पास पावर है। रॉन्ग पावर ये है, कोई क्रिमिनल है वो गन लेकर आपके ऊपर खड़ा हो जाता है और आपसे अपनी बात मनवाता है, ये रॉन्ग पावर होता है। लेकिन राइट पावर क्या है? राइट पावर यानी आपके बाप आपको कहते हैं कि बेटा आप बाहर ना जाओ, आप उसकी बात मानते हैं, आप घर बैठ जाते हैं, ये राइट पावर है। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आप खड़े हो जाएं अपनी गाड़ी, हमें कागज चेक करवाएं, ये राइट पावर होता है, यानी लीगल होता है। आपका उस्ताद, आपके डॉक्टर जैसा आपको कहते हैं आप वैसा करते हैं। तो बेटा ये सारी मिसालें राइट पावर की हैं। तो एक होता है रॉन्ग पावर, एक होता है राइट पावर। तो जो राइट पावर होता है वो अथॉरिटी कहलाती है। अथॉरिटी। ऑनर, नॉर्मली अ prized पोजीशन is denied to those who rule by force alone। यानी बेटा आप देखते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इलेक्शन करवाता है, आप लोग उसे वोट देते हैं और फिर वो इक्तदार में आता है। लेकिन जनरल मुशर्रफ था, वो आर्मी चीफ था, उसने जबरदस्ती हुकूमत पे कब्जा किया और वो
पावर के जोर पे, डंडे के जोर पे, यानी वो बैठ गया ऊपर। अब आप लोगों ने तो उसको नहीं चुना, ये गलत तरीके से ऊपर आकर बैठ गया है, तो आप लोग उसको ऑनर नहीं करते, आप लोग उसको इज्जत नहीं देते। भाई ये लोग डिक्टेटर हैं, इसको कोई इज्जत नहीं करनी, क्योंकि इसको हमने चुना नहीं है, ये जबरदस्ती आकर हमारे ऊपर बैठ गया है, इसीलिए हमें इसकी इज्जत नहीं करनी। Power that people view as legitimate and power they define as illegitimate। यानी आप कहते हैं कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये लेजिटिमेट है, इसको लोगों ने चुना है। लेजिटिमेट यानी आप कहते हैं हाँ ये सही है। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट यानी गलत, आप कहते हैं नहीं ये मुशर्रफ गलत है, ऊपर से आकर बैठ गया, ये डिक्टेटर है, इसको ठीक तरह से इलेक्ट हमने नहीं किया है। ठीक है बेटा। लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी, यानी जो लेजिटिमेट पावर होता है जिसको आप मानते हैं हाँ ये सही है, हमें इसकी इज्जत करनी है, तो वो अथॉरिटी बन जाती है। इन कंट्रास्ट कोएर्जन इज इलेजिटिमेट पावर, यानी जो कोएर्जन, कोएर्जन कहते हैं जबरदस्ती, फोर्स, जो बंदा ताकत के जरिए आपको चलाना चाहे तो वो अथॉरिटी नहीं होती और वो इलेजिटिमेट पावर कहलाता है। When individuals possess authority, जब अफराद जो होते हैं उनके पास जब पावर अथॉरिटी होती है, they have a recognized and established right to determine policies, तो फिर क्या हो जाता है उनके पास, यानी माना हुआ, लोग उसको मानते हैं, हाँ भाई आप हमारे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, हमने ही आप लोगों को चुना है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है। एंड एस्टेब्लिश्ड राइट, और वो बंदा भी यानी सीना खोल के कहता है, छाती खोल कर कहता है कि भाई यानी मेरा जो है वो पावर है, मेरे हुक्म माने जाएंगे क्योंकि मैं चुना हुआ हूं। टू डिटरमाइन पॉलिसीज, प्रोनाउंस जजमेंट्स एंड सेटल कंट्रोवर्सीज, टू एक्ट एज अ लीडर, यानी वो बंदा फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पॉलिसीज भी बनाता है, जो जजमेंट्स होती हैं वो जजमेंट्स भी बताता है कि हमने क्या जज किया है, सेटल कंट्रोवर्सीज, और वो दूसरे लोगों की जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको भी सेटल करता है, और वो एज अ लीडर समझा जाता है। बेटा लीडर किसको कहते हैं? लीडर कहते हैं जो यानी लेजिटिमेट पावर रखता हो, लोगों ने उसको चुना हुआ हो और वो बड़े कॉन्फिडेंस से लोगों के फैसले लेता हो, वही लीडर, वही अथॉरिटी, वही होता है। इट मींस लीडर इज द वन हु हैज अथॉरिटी, जीनियन अथॉरिटी जिसके पास है वही लीडर है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पहला सेशन। अभी हम अगले सेशन में अथॉरिटीज के किस्मों को हम डिस्कस करेंगे। आखिरी मिनट चल रहा है, ये सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इससे पहले हम खुद ही इसको बंद कर देते हैं। 5 मिनट के बाद सेकंड सेशन में मिलते हैं।